नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इसमें बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसके वजह से हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और फ्रिक्शन को लेकर हमने आपको पिछले वाले क्लास में दो इंपॉर्टेंट बात बोला था जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला ये कि फ्रिक्शन भी हमारा एक प्रकार का फोर्स है। दूसरा ये कि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि यदि आप मूव कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर तो फ्रिक्शन हमेशा लगेगा वेस्ट से ईस्ट की ओर। और ये हमेशा आपके मूवमेंट को, यानी कि आपके मोशन को ये रोकना चाहता है, यानी कि आप यदि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके स्पीड को ये क्या कर देता है, घटाने का कोशिश करता है। ठीक ना, यही था हमारा फ्रिक्शन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स विच आर एज फॉलोज। यानी कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर चल रहा है, जैसे हमारा गाड़ी रोड के ऊपर चल रहा है तो गाड़ी के ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा रोड के द्वारा, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप अपने गाड़ी को लेकर रोड पे निकले तो रोड क्या करेगा, आपके गाड़ी के चक्के पर क्या करेगा, फ्रिक्शन लगाएगा। तो रोड आपके गाड़ी के चक्के पर फ्रिक्शन कितना लगाएगा, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला बात ये रहेगा कि द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, दोनों का सरफेस कैसा है। जैसे आपके टायर का सरफेस कैसा है, यानी कि टायर का स्ट्रक्चर कैसा है, पहला वो। दूसरा, रोड कैसा है, रोड क्या पूरा स्मूथ है या रोड थोड़ा सा रफ है। तो पहला चीज़ क्या डिपेंड करेगा किस पे, सरफेस पर, कि सरफेस दोनों का कैसा है। तो नेचर ऑफ द टू सरफेस का मतलब हो गया स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेस, मतलब कि आपके टायर का सरफेस और आपके रोड का सरफेस कैसा है, इस पे हमारा डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। ठीक है ना। आगे दूसरा क्या है, द फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। दूसरा इस पे डिपेंड करेगा कि दोनों का दोनों जो एक दूसरे के ऊपर चल रहा है वो कितना भारी भरकम सामान है। जैसे आप कभी भी ट्रक को रोड पे लेके चलिए, वो बड़ा जल्दी रुक जाता है। क्यों बड़ा जल्दी रुकता है, क्योंकि वो बहुत भारी गाड़ी है। वहीं आप एक साइकिल को लेकर रोड पे चलो, बहुत दूर के बाद जाके आपका साइकिल रुकेगा। आप पैडल मारना बंद कर दोगे ना तो बहुत दूर के बाद जाके आपका साइकिल रुकता है। क्यों इतना दूर क्यों गया आपका साइकिल, क्योंकि आपका साइकिल बहुत हल्का है। तो दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कितना भारी भरकम है। बस इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। ये तो हमने केवल डिस्कस किया कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अब थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो पहला हमारा जैसा था कि द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, यानी कि स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस। तो पहला बात ये कि फ्रिक्शन डिपेंड करेगा किस पे, सरफेस पर, कि सरफेस कैसा है दोनों का, रफ है स्मूथ है कैसा है। यदि रफ है तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, यदि स्मूथ है तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे दो सरफेस का मतलब क्या हुआ, ऐसे आप समझ लो कि एक आपका रोड का सरफेस, दूसरा आपका गाड़ी का सरफेस, सिंपल। चलिए तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर स्मूथ then the friction between them will be small because the interlocking of a smooth surface is less। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप ऐसे रोड पे जा रहे हैं जो कि रोड पूरी तरीके से स्मूथ है, मतलब कि रोड वो रफ नहीं है, रोड स्मूथ है, बहुत चिकना रोड है। और जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं ना, उस गाड़ी का जो टायर है वो भी बहुत स्मूथ। अच्छा कभी आपने गौर किया, टायर जो होता है ना गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का टायर वो बड़ा रफ होता है, बीच बीच में खाली खाली जगह होता है, बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा सा रुखरा टाइप का होता है, रफ होता है। ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि रोड का और टायर का दोनों का कनेक्शन आपस में बन सके। यदि दोनों चिकना होगा ना तो आप यकीन मानिए आप गाड़ी में ब्रेक लगाते रह जाओगे लेकिन ब्रेक लगेगा नहीं। इसीलिए कभी आप गौर करते हैं होंगे कि जब किसी भी गाड़ी का टायर पूरी तरीके से खिया जाता है, चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक लगाते तो आप हैं लेकिन लगता नहीं है। ये चीज़ आपका टू व्हीलर के साथ भी होता है, फोर व्हीलर, जो भी बड़े बड़े गाड़ी हैं या भी छोटे मोटे गाड़ी हैं, सबके साथ होता है। आपने कभी इस चीज़ को गौर जरूर किया होगा कि साइकिल का टायर जब खिया जाता है पूरी तरीके से तो वो पूरा चिकना हो जाता है, और चिकना होने के बाद उसमें जल्दी ब्रेक लगता नहीं है और जाके एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए यदि आपका दोनों का सरफेस, पहला कंडीशन क्या है कि यदि दोनों का सरफेस यदि स्मूथ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा,
कम लगेगा, क्योंकि दोनों का दोनों सरफेस आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, इंटरलॉक ही नहीं हो पा रहा है। इंटरलॉक का मतलब हो गया कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाना, बंध जाना। क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों स्मूथ है भाई, दोनों स्मूथ है तो दोनों कैसे हो पाएगा। लेकिन कनेक्ट कब होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा कब लगेगा, जब दोनों का दोनों सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, खुरदरा होगा। ये इसके साथ जाके पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, पहला वाला दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पहला वही लिखा हुआ था कि यदि दोनों सरफेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन क्या लगेगा दोनों के बीच में, बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगता है। बट when the two surfaces are surfaces in contact are very rough, then the friction between them will be very large because the interlocking of very rough surface is too much। यानी कि यदि दोनों सरफेस हमारे रफ हैं तो दोनों का दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में बंध जाएंगे और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप समय समय पर ये भी देखते रहते होंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि समय के साथ केवल आपके गाड़ी का जो टायर होता है क्या उसका ही रफनेस खत्म होता है? नहीं, सड़क का भी रफनेस खत्म होता है। कई बार आपने गौर किया होगा कि सड़क भी, गाड़ी चलते 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 सड़क भी पूरी तरीके से स्मूथ हो जाता है, और बरसात के समय में उसके ऊपर ब्रेक जल्दी लगता नहीं है। इसीलिए आपने ये भी गौर किया होगा कि समय समय पर सरकार उस रोड के ऊपर सीमेंट, बालू, गिट्टी देकर रोड को थोड़ा ही पतला लेकिन मॉडिफाई करते रहते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर हर साल चढ़ाते रहते हैं और उसके ऊपर जानबूझ के छोटे छोटे गिट्टी, पत्थर ये सब डालते रहते हैं अलकतरा के साथ, ताकि वो कनेक्ट हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गाड़ी का टायर और रोड के बीच में कनेक्शन अच्छा बना रहे, तभी ब्रेक मारा जाएगा तो रुक जाएगा। तो पहला बात आपने इसमें सीखा कि यदि दोनों का सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, लेकिन यदि दोनों का सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे लिए अच्छा कौन है, स्मूथ या रफ? रफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि सरफेस रफ होगा तो ब्रेक जल्दी लगेगा और हमारे एक्सीडेंट होने से हम लोग बच जाएंगे, ठीक ना। चले, ये हो गया हमारा पहला वाला कंप्लीट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस। क्या इन दोनों पॉइंट को हम कह सकते हैं कि रफनेस और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रिक्शन को डिसाइड करने में? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। यदि हमारा स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा और एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा रहेगा, लेकिन यदि दोनों का सरफेस रफ रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत कम रहेगा, ना के बराबर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या था, यदि आपको हम याद दिलाएं तो दूसरा था द फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे है फ्रिक्शन। अच्छा, टॉपिक का वही नाम है, सेम नाम है, द फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। पहला इसमें पॉइंट है कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन कब लगता है ज़्यादा, तब लगता है हाँ जब दोनों सरफेस रफ हो, और रफ के जगह पे आप एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, इररेगुलरिटीज। इररेगुलरिटीज का मतलब ये होता है रफ सरफेस, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर चल रहा है, कहने का मतलब ये भी हुआ कि यदि आपका गाड़ी रोड पे चल रहा है और गाड़ी का टायर का सरफेस भी रफ है और रोड भी आपका रफ है, उबड़ा उबड़ा खाबड़ा कहीं कहीं पर है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा और एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत घट जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। आगे, इफ द टू सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर प्रेस्ड टुगेदर हार्डर बाय अ ग्रेटर फोर्स देन द फ्रिक्शन विल इंक्रीज, बिकॉज प्रेसिंग टुगेदर टू सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद अ ग्रेटर फोर्स विल इंक्रीज द इंटरलॉकिंग इन द टू सरफेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए। चलिए आपसे ना एक कॉमन सा सवाल हम पूछते हैं और इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा जवाब ये है कि एक ट्रक है, ट्रक तो आप देखते होंगे रोड पे बहुत सारा चलता है। ट्रैक्टर का बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रक का, बहुत बड़े बड़े ट्रक। बड़ा कॉमन सेंस का जवाब है, सवाल है, जवाब दीजिएगा। आपके पास दो ट्रक हैं, एक ट्रक पूरी तरीके से लोड है, पूरा भरा हुआ एकदम, और एक ट्रक अनलोड है,
पूरा खाली है और दोनों का दोनों समान गति से जा रहा है, बराबर स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। दोनों ब्रेक लगाएगा, बताइए पहले कौन रुकेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कंडीशन कितना अच्छा हमने दिया आपको। हमने बोला कि दो ट्रक है, एक ट्रक पूरी तरीके से लोड है और एक तरफ पूरी तरीके से खाली है, दोनों बराबर स्पीड से जा रहे हैं और दोनों अपना ब्रेक लगा रहा है, बराबर ब्रेक लगा रहा है। हमने बोला कि पहले कौन रुकेगा? ऑब्वियस ही बात है, आपने कहा कि सर जो ट्रक लोड है वो पहले रुक जाएगा और जो ट्रक अनलोड है, जिसमें जो कि पूरी तरीके से खाली है, वो कुछ दूर बाद जाके रुकेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ट्रक लोड था उसने जब ब्रेक मारा वो पहले इसलिए रुक गया क्योंकि वो थोड़ा सा भारी था, यानी कि उसके ऊपर फोर्स क्या था? ज़्यादा था। और जब वो ज़्यादा भारी था तो वो ज़्यादा जोर किस पे लगा रहा है? रोड के ऊपर लगा रहा है। और रोड के ऊपर जब वो जितना ज़्यादा फोर्स लगा ही रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और रोड के इसके ऊपर क्या कर रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है। तो जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो गाड़ी क्या होगा? जल्दी रुक जाएगा। लेकिन वही जो ट्रक हमारा था, जो खाली वाला ट्रक था, वो ब्रेक लगाएगा, गाड़ी वो भी रुकेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके रुकेगा क्योंकि वो बहुत खाली है, वो रोड पे उतना प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, फोर्स उतना रोड के ऊपर वो नहीं लगा पा रहा, जिसके वजह से रोड इसके ऊपर कितना भी फ्रिक्शन लगा ले लेकिन वो रुकेगा बाद में ही जाके, ठीक ना। तो दूसरा चीज़ क्या डिपेंड करता है कि गाड़ी कितना भारी भरकम है। बात समझ आ रही है आपको? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक दोस्त बाइक चला रहा है और आपका एक दोस्त साइकिल चला रहा है, दोनों समान स्पीड से जा रहा है, बराबर स्पीड से जा रहा है, दोनों एक ही बार ब्रेक मारता है। ऑब्वियस ही बात है, बाइक जल्दी रुकेगा, साइकिल थोड़ा सा बाद में रुकेगा, क्योंकि साइकिल हल्का होता है। क्या वो उतना धरती पे प्रेशर लगा पा रहा है? क्या नहीं लगा पा रहा है, जिसके वजह से फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? कम ही लगेगा। तो दूसरा क्या डिपेंड करता है? फोर्स, कि कितना भारी है वो, इस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जनरल, greater the weight of an object which moves over another surface, greater will be the friction between them। आप इसको घुमा फिरा के ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। जैसे ट्रक तो ऐसे भी बहुत भारी होता है, और जब आपने ट्रक को पहले से और लोड कर दिया तो ट्रक का वेट क्या हो गया? और बढ़ गया। तो उस ट्रक का जिसको आपने लोड किया था उसका वेट और बढ़ जाने की वजह से उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया। लेकिन जो ट्रक आपका खाली था वो क्या उतना भारी था? नहीं, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या लगेगा? कम लगेगा। तो जितना ज़्यादा वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है ना। आगे, सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। तो हम यहाँ पे घुमा फिरा के ये भी कह सकते हैं लास्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि ऑब्जेक्ट आपका भारी है तो फ्रिक्शन भी उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, यदि ऑब्जेक्ट हल्का है तो फ्रिक्शन भी उसके ऊपर कम ही लगेगा, हल्का ही लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, और अब हम लोग 2-3 अलग अलग प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। इन तीनों प्रकार के फ्रिक्शन के बारे में एक एक करके थोड़ा सा हम लोग अब जान लेते हैं। पहला हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है देखा जाए, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, यानी कि रोड के ऊपर जब गाड़ी चलता है तो ऑब्वियस ही बात है रोड गाड़ी के टायर पे क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा। तो यही हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे बड़ा बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा आपके मन में क्या सवाल नहीं आ रहा है, जैसे हम आपको बोलते हैं, चलो मान लो हमने आपको ये बोला कि यार देखो रोड के ऊपर ना एक गाड़ी है जो कि चुपचाप पड़ा हुआ है, वो गाड़ी मूव नहीं कर रहा है। आप बोलोगे कि सर मूव कैसे करेगा, गाड़ी चल थोड़ी रहा है जो मूव करेगा, उसको तो वो तो एक जगह पे पार्क किया हुआ है इसलिए वो रुका हुआ है। नहीं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो
गाड़ी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि धरती उसके ऊपर पूरा का पूरा अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा के उसको रोका हुआ है। नहीं समझे बात को? ऐसे समझिए आप, कोई भी गाड़ी आपको रोड पे चलता हुआ क्यों दिखता है, जबकि फ्रिक्शन तो लगा ही रहा है धरती उसके ऊपर, फिर भी वो मूव क्यों कर रहा है? मतलब फिर से आप इसको ऐसे समझिए, अभी तुरंत हमने आपको बताया कि जब भी कोई गाड़ी रोड पे चलेगा तो रोड उस गाड़ी का टायर पे फ्रिक्शन लगाएगा, और फ्रिक्शन का काम ही होता है गाड़ी को रोक देना। तो जब फ्रिक्शन का काम है गाड़ी को रोक देना, तो गाड़ी फिर रुक क्यों नहीं रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है? इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि रोड जितना फ्रिक्शन गाड़ी के चक्के पे लगा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा फोर्स हम लगा के गाड़ी को मूव करवा दे रहे हैं। समझ रहे बात को? इसीलिए हमारा फोर्स फ्रिक्शन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए गाड़ी मूव कर रहा है। लेकिन जब आप गाड़ी को मूव नहीं करवाते हो, जब गाड़ी आपका नहीं चलता है और एक जगह पे आप गाड़ी को पार्क कर देते हैं, तो वो जैसा का तैसा रह जाता है वहाँ पे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप जरा सा भी गाड़ी को इंजन स्टार्ट करके आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप अपने गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? नहीं लगा रहे हैं। तो फिर फोर्स केवल लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है, रोड लगा रहा है, इसीलिए गाड़ी आपका रुका हुआ है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से रोक के रखना। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई भी गाड़ी यदि आपको रोड के बगल में पार्क किया हुआ दिख रहा है और वो शांत से खड़ा है, इसका मतलब ये मत समझो कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं है इसीलिए वो रुका हुआ है, नहीं। हालांकि वो तो फैक्टर है ही। अब आप इसमें ये भी समझना कि गाड़ी का इंजन अभी क्या है, बंद है, जिसके वजह से गाड़ी के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, बहुत ही कम लग रहा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत कम लग रहा है। और ज़्यादा फोर्स उस पर फिर लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है, इसीलिए गाड़ी रुका हुआ है चुपचाप। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से रोक देना, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टैटिक और स्टेशनरी इन दिस केस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से रुक जाता है। स्टेशनरी का मतलब होता है पूरी तरीके से रुक जाना। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द अदर ऑब्जेक्ट, इट ओनली टेंड्स टू मूव और स्लाइड। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन में जरा सा भी आपका ऑब्जेक्ट मूव या फिर स्लाइड नहीं करता है। लेकिन यदि आपको मूव और स्लाइड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोड उसके ऊपर जितना फ्रिक्शन लगा रहा है उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगा के, यानी कि इंजन स्टार्ट करके गियर एक्सीलरेटर दे के आपको गाड़ी को आगे लेके जाना पड़ेगा, तब आपका गाड़ी मूव करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या हुआ? किसी भी चीज़ को कंप्लीटली रोक देना, स्टेशनरी कर देना। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या हुआ, फिर से बताइए एक बार। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से रोक देना, यानी कि यदि फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से रोक दिया है तो समझ जाइए वहाँ पे क्या लग रहा है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अगला है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम से मालूम चल रहा है स्लाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली और स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि मतलब यहाँ पे ये हुआ कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मूव करता हुआ आपको दिखता है, स्लाइड करता हुआ दिखता है। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है पार्क के ऊपर अंदर वो झूला जो बच्चे ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से और ऊपर से बैठ के नीचे सर से नीचे चला आता है, वो स्लाइड ही तो है। ये हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आप जरा सा भी मूव नहीं कर पाते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो आप स्लाइड कर लेते हैं। तो बताइए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है? कम फ्रिक्शन है। यहाँ में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। वो इतना ज़्यादा है कि वो ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करने देता है, उससे थोड़ा सा ये क्या है, कम है। कम है, इसी के वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, स्लाइड कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में। अगला हमारा वही है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, बेसिकली रोड पे चल रहा होता है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो हमारा कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल लेके रोड पे चलते हैं या फिर बाइक लेकर रोड पे चलते हैं, तो आपके साइकिल या फिर मोटरसाइकिल के टायर के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है रोड के द्वारा, वो फ्रिक्शन कौन सा कहलाएगा, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अपने साइकिल को रोल कर रहे होते हैं, ठीक ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो है ना फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन हाँ इतना भी कम नहीं होता है कि आप हमेशा के लिए आगे ही बढ़ते चले जाएंगे।
ऐसा नहीं होता है, इसमें भी आप एक समय के बाद रुक जाते हैं, लेकिन एज कॉम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन सबसे कम होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो बताइए सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में हुआ? स्टैटिक। उससे कम किस में? स्लाइडिंग में। और सबसे कम किस में? रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से ही आपको रोड पे इतना सारा गाड़ी मूव करता हुआ दिखता है, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, इमेजिन करिए आप कि दुनिया का सारा रोड पूरा का पूरा प्लेन कर दिया जाए, चिकना कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग अच्छे तरीके से गाड़ी को चला पाएंगे? कभी नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल रोज एक्सीडेंट होगा, रोज क्या हर सेकंड एक्सीडेंट होगा, है ना। चलिए अब एक केस हम आपको फिर और देते हैं। हमारा रेल का पटरी, रेलवे लाइन, वो तो पूरी तरीके से स्मूथ है, फिर उस पर ट्रेन क्यों नहीं टकराता है? बताइए जरा। पहले तो ये बताइए, क्या रेल का पटरी पूरी तरीके से स्मूथ होता है? आपने तो देखा होगा कि हाँ सर बड़ा चिकना होता है, पूरा एकदम स्मूथ होता है। क्या सही बात है ये? बिल्कुल गलत बात है। आपको पटरी देखने में चिकना भले लगता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे अब आप बताओगे। इसमें ना सबसे बड़ा काम करता है कौन पता है? फ्रिक्शन का दूसरा वाला फैक्टर, वेट। वेट याद कीजिए, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया। फ्रिक्शन दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला सरफेस, स्मूथनेस और रफनेस। तो पटरी तो बड़ा स्मूथ है भाई, तो पटरी यदि हमारा स्मूथ है तब तो इसमें फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है और ट्रेन आपका पटरी पे जाके रुकता है स्टेशन पे। इसमें काम करता है हमारा फ्रिक्शन का दूसरा वाला फैक्टर, वेट। इमेजिन करो ना आप, ट्रेन का पटरी तो वाकई में बहुत स्मूथ है, उसमें तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, लेकिन किसके वजह से हमारा ट्रेन रुकता है? उसके वेट के वजह से। क्योंकि ट्रेन का वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो एक बार ब्रेक लगाता है ना, तो कुछ दूर भले ही ट्रेन हमारा और आगे बढ़ जाता है ब्रेक लगाने के बावजूद, लेकिन एक समय पे आपका पूरा का पूरा ट्रेन रुक जाता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम, वेट ज़्यादा काम करता है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या आपके मन में सवाल नहीं आया था? ट्रेन वाला आना चाहिए था, बिल्कुल सवाल आना चाहिए था कि सर जब ट्रेन का पटरी इतना स्मूथ होता है तब तो वो ट्रेन रुकना ही नहीं चाहिए था, उसको आगे बढ़ जाना चाहिए था प्लेटफॉर्म से होते हुए। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कम, वेट ज़्यादा काम करता है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। तो दिक्कत इसमें, तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।